डियर स्टूडेंट, आपके बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास में जो टॉपिक चल रहा था स्वाधीनता के लिए संघर्ष 1920 से 1947 ईस्वी, जिसे हम दूसरे शब्दों में गांधी युग के नाम से भी जाना जाते हैं। लेकिन इस लेसन को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने पुराने वीडियो देखे थे, उसमें जो अपने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का जो लेसन चला था उसमें मैंने आपको बताया था सिराजुद्दौला, जिसका काल बताया था मैंने 1756 से 1757 ईस्वी में। इसी के शासनकाल के दौरान ब्लैक होल की घटना, जिसे काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है, के बारे में बताया था। और उस समय जल्दबाजी में हो सकता है कि किसी भी कारणवश यहां 1756 की जगह 1856 लिखने में आ गए। तो यह एक मानवीय भूल होती है। आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर 1856 नहीं 1756। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपका आईक्यू अब तो इतना हो जाना चाहिए तेज कि अपन जो अपना टॉपिक चल रहा है सिराजुद्दौला शासनकाल लिखा दिया। अब इसका कालक्रम क्या है 1756 से 1757। अब यहाँ मान लो मेरे से गलती हुई है, 17 की जगह मैंने 18 लिख दिया। और होता है ओपी से भी हो सकता है, ऐसी गलती हो सकती है, क्योंकि ना हमारे पास कोई बुक्स रहती है, हम सिर्फ अपने माइंड से आपको बता रहे हैं। और सनों के फेर में तो हर कोई उलझ सकता है। तो जरा सी गलती ये हुई थी, बस 7 की जगह यहाँ मैंने 8 लिख दिया। तो यहाँ आपके अलावा भी जो अन्य वीडियो देखते हैं उनके कमेंट आए कि सर ये 20 जून 1856 की जगह 1756 सही है। तो अब आपको यहाँ पर भी थोड़ा नोटिस कर लेना चाहिए था कि 1756 से 1757 ही तो चल रहा है काल। तो फिर 1856 तो हो सकता है कि सर से मानवीय भूल हुई हो सकती है। तो ध्यान रखना, ऐसी अगर छोटी ऐसी गलतियां मान लो हो जाती है, वैसे कोशिश ये करते हैं कि ऐसी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर भी फोकस देना चाहिए था। वे कालक्रम क्या है, तो यहाँ पर क्या है 1856 नहीं 1756 ही होना चाहिए। क्यों? और रही बात अपने जो वीडियो है, जो ऑनलाइन वीडियो चल रहे हैं अपने, इनको कोई एडिटिंग या काट छाट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनमें, ना ही हम करते हैं। जैसे ही वीडियो बना तुरंत यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो गलती की संभावना ये मान के चलिए आप न के बराबर ही होगी। और मान लीजिए जो हो जाए तो वो एक मानवीय भूल ही हो सकती है। तो यहाँ आपको सुधार करना है। अब आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं, स्वाधीनता के लिए संघर्ष। पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था गांधी जी के बारे में, गांधी जी, और अंतिम टॉपिक चला था अपना रोलेक्ट एक्ट, जिसे एक काला कानून कहा था महात्मा गांधी जी ने। उसी काले कानून के दौरान आंदोलन हुआ था पूरे भारत में। इसके अलावा पंजाब में भीषण संहार हुआ था और एक मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। और मार्शल लॉ लागू करने के पश्चात कहा जाता है सत्यपाल व शेपुदीन, ये 2 व्यक्ति थे जिन्हें सिडनी रोलेक्ट एक्ट, यानी रोलेक्ट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, जिसका निर्माण सर सिडनी ने करवाया था। उस रोलेक्ट एक्ट के तहत इन दोनों को पंजाब में कैद किया जाता है। तो अब कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर
अमृतसर जो है, जिसका जो अमृतसर एक शहर होता है जिसके जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन कई लोग एकत्रित होते हैं त्योहार मनाने के उद्देश्य से भी, और दूसरा भाई सत्यपाल व सैफुद्दीन जिसे रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनको कैसे रिहा करवाया जाए। इन दोनों की रिहाई के लिए ही इस जगह एक बैठक या सभा का आयोजन किया जाता है। और कहा जाता है कि उस समय पंजाब का जो गवर्नर होता है वो होता है जनरल ओडायर। इसे सूचना मिलती है कि भाई इस प्रकार का अधिवेशन या इस प्रकार की सभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रही है। तो वो क्या करता है, वो आदेश देता है अपने अधीनस्थ नेशनल ओडायर को, सेनापति होता है अंग्रेज सेनापति, इसको आदेश देता है कौन, जनरल ओडायर। कौन था ये, पंजाब का गवर्नर जनरल। ये आदेश देता है सेनापति नेशनल ओडायर को कि आप जाइए और इस सभा को भंग कीजिए। और कहा जाता है कि सुबह 3:30 बजे यह अपनी सेना, अंग्रेज सेना लेकर वहां पर पहुंच जाता है। और कहा जाता है कि निहत्थे, यानी पहला तो जिस उस सभा भवन में प्रवेश का जो द्वार होता है वहां पर अपने सिपाहियों व अपने हथियारों को तैनात करवा देता है और बिना कोई चेतावनी दिए निर्दोष व्यक्तियों पर गोलीबारी का आदेश दे देता है। यानी कि कहा जाता है, जैसा इतिहासकार बताते हैं, कि लोगों की इतनी बुद्धि खत्म हो जाती है उस समय कि वो गोलियों से बचने के लिए वहां पर एक कुआं है, उस कुएं में कूद जाते हैं कि भाई हम गोलियों से तो बच जाए। लेकिन उनको ये पता नहीं कि कुएं में कूदने पर भी उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कहा जाता है कि लोग कुएं में भी कूदते जाते हैं और कई लोग तो गोलियों से मर जाते हैं, कहीं कुएं में कूदने से मर जाते हैं। और इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड के दौरान जो कांग्रेस कमेटी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो एक मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करती है, क्योंकि बहुत बड़ा भीषण नरसंहार था ये। तो क्या होता है, कांग्रेस जांच हेतु एक मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करती है, जिसके सदस्य होते हैं गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। लेकिन इस समिति को अंग्रेज या इस समिति के सदस्यों को अंग्रेज प्रवेश नहीं करने देते, पंजाब में रोक लगाते थे। और जब भारत में, पूरे भारत में इस हत्याकांड के विरुद्ध विरोध प्रबल होने लगता है, तो क्या करते हैं, अंग्रेज एक कमेटी का गठन करते हैं जिसे हंटर कमेटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब भारतीयों का गुस्सा शांत करना है, एक झुंझुना पकड़ाना है भारतीयों को, भाई हाँ हम जांच कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बस ये एक लॉलीपॉप दिया जाता था भारतीयों को हमेशा की तरह। और इस बार भी लगातार विरोध हो रहा है, तो अब क्या करें, विरोध को दबाना है, गुस्सा शांत करना है। तो क्या करना है, अब एक कमेटी का गठन करेंगे जिसके अध्यक्ष हंटर होंगे। और इसमें कितने सदस्य हैं, 8। ये हंटर कमेटी इस हत्याकांड की जांच करेगी। और जो जनरल ओडायर ने जो कार्य किया है, सॉरी माइकल ओडायर था जिसे जनरल भी कहा जाता है, और इस डायर ने जो ये कार्य अंजाम दिया उससे सही किया या गलत किया, अगर उसने गलत किया तो उसे सजा दी जाएगी। ध्यान रखना यहां पर हंटर कमेटी और एक हंटर कमीशन,
दोनों अलग अलग है। ये कमीशन संबंधित है शिक्षा से, तो ये यहाँ पर मिस्टेक आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। हंटर कमेटी किसके लिए बिठाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए बिठाई गई थी। तो देखिए, इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें 8 सदस्य होते हैं, 4 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है जो अंग्रेजों के चापलूस होते हैं, और 4 अंग्रेज होते हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें अंग्रेजों का ही वर्चस्व इस समिति में होता है। इस समिति के दौरान कहा जाता है कि डायर ने जो कार्य किया है वो क्या, यह रिपोर्ट क्या देता है कि डायर ने जो कार्य किया है वो कार्य बिल्कुल सही है, और उसने समय के अनुसार उस समय जो कार्य किया वो बिल्कुल सही था, और इस डायर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। वे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, और प्रतीक के रूप में एक तलवार भी इसे दी जाती है। यानी हत्याकांड हो गया, विरोध पूरे भारत में फैल गया। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल था माइकल ओडायर, और अंजाम दरवाया नेशनल और डायर द्वारा। कांग्रेस ने समिति का गठन किया, लेकिन प्रवेश नहीं करने देते। अंग्रेज क्या करते हैं? लगातार भारतीयों का विरोध होता है तो एक हंटर कमेटी गठित करते हैं, और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें बरी कर दिया जाता है। भाई इन्होंने कुछ भी गलत कार्य नहीं किया, और ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता है। अब देखिए, इसके पश्चात गांधी जी खुद यहां का दौरा करते हैं, और इस दौरे के दौरान यानी गांधी जी खुद अमृतसर शहर में जाते हैं, और वो खुद जो जांच करते हैं उसके अनुसार 659 व्यक्ति मारे जाते हैं, और लगभग 1200 लोग घायल होते हैं। यह जांच खुद गांधी जी करते हैं, और जांच में यह हकीकत सामने आती है। और जब यह बात अंग्रेज भारतीयों को पता चलता है तो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पुनः असंतोष उत्पन्न होने लग जाता है, और इसके पश्चात गांधी जी की सोच में परिवर्तन आता है। गांधी जी कहते हैं कि आज तक मैंने अंग्रेजों को सहयोग किया है, लेकिन अब आज के बाद अंग्रेजों के प्रति सहयोग की जो नीति है वो समाप्त करता हूं, और अब मैं अंग्रेजी सरकार के प्रति असहयोग नीति का ही पालन करूंगा। तो इस हत्याकांड के पश्चात गांधी जी ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। अब वो सहयोग के बजाय असहयोग पर बल देते, यानी ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करना। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना 13 अप्रैल 1919 प्रारंभ सुबह 3:30 बजे की। इसके पश्चात खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो थे मुस्लिम, और मुस्लिम थे मोहम्मद अली व शौकत अली। अब खिलाफत आंदोलन क्या है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहा जाता है कि तुर्की जो कि एक साम्राज्य होता है, और कहा जाता है कि मित्र राष्ट्रों को विजय प्राप्त होती है, और उस समय तुर्की जो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध धुरी राष्ट्रों के साथ देता है। और कहा जाता है कि इस तुर्की का जो खलीफा होता है इसे भारतीय मुसलमान अपना सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। तो क्या करते हैं वे, उस समय भारतीय मुसलमानों को यह भय होता है कि यार तुर्की पराजित होगा, और तुर्की के पराजित होने के पश्चात खलीफा का पद समाप्त नहीं हो,
पहला तो ये। दूसरा, तुर्की का विभाजन न हो, यानी दो उद्देश्य को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था जिसे कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था मोहम्मद व शौकत अली और उद्देश्य था खलीफा का पद समाप्त नहीं करना या खलीफा पद की पुनर्स्थापना, इसके अलावा तुर्की का विभाजन रोकना। और उस समय डर था इस चीज से, भाई तुर्की पराजित होगा, पराजित होने के पश्चात खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा, तुर्की का विभाजन हो जाएगा। अतः इसी उद्देश्य से इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन 16 अगस्त 1919 को प्रारंभ किया। और इसके प्रारंभ होने के पश्चात कहा जाता है जैसे ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, गांधी जी बड़े जोर शोर से इनके साथ लग गए और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं प्राप्त होगा। यानी गांधी जी क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया, कर कौन रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, अभी अपने खलीफा का पद समाप्त ना हो और तुर्की का विभाजन ना हो। तो अभी क्या कह रहा, गांधी जी ने कह दिया भाई कि अगर हिंदू मुस्लिमों को कोऑपरेट करते हैं तो इस एकता का ऐसा सुनहरा अवसर अगले 100 वर्षों तक भी प्राप्त नहीं होगा। अतः हिंदुओं को मुसलमानों को कोऑपरेट करना चाहिए, इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलनों में हमें मुस्लिमों का कोऑपरेट प्राप्त होगा। अतः हिंदू व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का या मोहम्मद अली व शौकत अली का सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि 1920 ईस्वी में तुर्की पराजित होता है और तुर्की के साथ सेरवे की संधि प्रारंभ की जाती है। क्या होता है, 1920 तुर्की पराजित होता है, पराजित तुर्की के साथ 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों द्वारा एक संधि की जाती है जिसे कहा जाता है सेरवे की संधि। आपके जो सेकंड पेपर होगा उसमें सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी। तो सेरवे की संधि के तहत यह डिसाइड होता है कि खलीफा का पद समाप्त किया जाता है और तुर्की का भी विभाजन कर दिया जाता है अंग्रेज सरकार द्वारा। तो यह आंदोलन बड़े जोर जोर से पूरे भारत में चल पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि इस आंदोलन का जो अंत है वो दिसंबर 1921 ईस्वी में होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है तुर्की का जो खलीफा होता है उसी का सेनापति होता है मुस्तफा कमाल पाशा। ये मुस्तफा कमाल पाशा क्या करता है, खुद सत्ता अपने हाथों में ले लेता है, खलीफा का पद समाप्त कर देता है और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर देता है। पहले मुस्लिम धर्म चलता था वहां पर, अब धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो क्या होता है, खलीफा का पद समाप्त और तुर्की को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर देता है। तो इससे क्या होता है, अब भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति भी इस तुर्की के साथ नहीं रहती, क्योंकि उद्देश्य था मुस्लिम राष्ट्र है भाई, खलीफा हमारा सर्वोच्च गुरु है, अतः दोनों ही चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन और विरोध भी होता है। लेकिन अंत कब होता है इस आंदोलन का, जब ये चीज सामने आती है। तो इस प्रकार खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाता है।
तो इसके पश्चात क्लियर हो जाना चाहिए आपकी खिलाफत आंदोलन क्या है। 16 अगस्त 1919 प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद अली व शौकत अली ने। कारण क्या था? कारण खलीफा का पद समाप्त नहीं करना या खलीफा पद की पुनर्स्थापना करना, और दूसरा तुर्की का विभाजन रोकना। और इसी विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ होता है और गांधी जी कहते हैं भी हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर अगले 100 वर्षों तक भी नहीं प्राप्त होना है। और जब यह आंदोलन पूरे भारत में फैलने लग जाता है तो फिर कहा जाता है कि तुर्की के साथ 1920 ईस्वी में सेरवे की संधि की जाती है मित्र राष्ट्रों के द्वारा। तुर्की पराजित होता है। पराजित होने के पश्चात इस संधि के तहत क्या होता है? दोनों ही चीज जो मुस्लिम मनवाना चाहते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है, यानी पद भी समाप्त और तुर्की का भी विभाजन। और यह आंदोलन प्रबल होने लगता है। दिसंबर 1921 में एक घटना के साथ इस आंदोलन का पतन हो जाता है। क्या कि तुर्की में जो खलीफा का सेनापति होता है मुस्तफा कमाल पाशा, वो क्या करता है? वो खलीफा को पद से हटा देता है और खलीफा पद समाप्त कर देता है और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर देता है। तो मुस्लिम क्या करते हैं? इस आंदोलन से खुद ही दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि पहले क्या था? तुर्की मुस्लिम राज्य था। अतः इस प्रकार दिसंबर 1921 ईस्वी में यह आंदोलन, जिसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं, समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात जो गांधी जी थे, उन गांधी जी जिन्होंने पहले ही कहा था कि मैं अब अंग्रेजों के खिलाफ, जब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, उस समय अंग्रेजों की नीतियों के कारण गांधी जी पहले ही कह देते हैं कि भाई अब तक मैंने अंग्रेजी सरकार को सहयोग किया था, लेकिन अब मैं किसी भी हालत में अंग्रेज सरकार को सहयोग नहीं करूंगा और अब मेरा एकमात्र ही नीति है, उद्देश्य है, एम्स है कि मैं अंग्रेज सरकार के साथ हमेशा असहयोगात्मक नीति का ही पालन करूंगा। तो इस खिलाफत आंदोलन के पश्चात यहां पर गांधी जी असहयोग कर ही देते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिमों का साथ देते हैं। और फिर अब इसके पश्चात क्या होता है? गांधी जी की पुनः एंट्री होती है और अब वो चलाते हैं एक नया आंदोलन जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन के बारे में हम अगले लेसन में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।